हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है CSS के केमिस्ट्री के सिलेबस को लेके। और इसमें जो है हम आज के लेक्चर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं उनको देखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उनके जो है स्ट्रक्चर्स वगैरह को देखेंगे एंड फाइनली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। सो हमारे पास जो है यहाँ जो चैप्टर 1 है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, पीरियोडिक टेबल देखेंगे, पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसके बाद जो टर्म्स होती हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है मेन एनर्जी लेवल मौजूद होते हैं जिसको हम शेल भी बोलते हैं। और शेल हमारे पास है के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है। और यहाँ पे हमारे पास जो है शेल को हम एन के साथ डिनोट करते हैं। और हमारे पास जो है के शेल के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम 1 से डिनोट करते हैं, एल को हम 2 से और एम को हम 3 से और 4 को एन से। सो रिमेंबर दैट। अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारे पास सब शेल। तो सब शेल जो है हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल है यानी कि एस है, और सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं एस और पी के साथ हम इनको डिनोट करते हैं। और थर्ड शेल के अंदर जो हमारे पास सब शेल्स की तादाद है वो 3 है, एस, पी और डी। और जो फोर्थ शेल है वो हमारे पास एस उसमें आ जाता है सब शेल, एंड पी आ जाता है और हमारे पास इसमें डी भी आ जाता है, और इसके अंदर जो है वो एफ सब शेल भी जो है हम डिनोट करते हैं। तो जो एस सब शेल है इसी को हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, और इसकी हम जो वैल्यू है वो हम एल से, इसका जो सिंबल है वो हम एल से डिनोट करते हैं। तो जो हमारे पास कोई भी एस सब शेल होता है, एस सब शेल उसको जो है हम जो है क्या कहते हैं, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम 0 से डिनोट करते हैं, कोई एस है, ठीक है। और कोई भी हमारे पास अगर पी हो तो उसको जो है हम डिनोट करते हैं, उसको जो है हम डिनोट करते हैं कैसे, पी को हम 1 से डिनोट करते हैं। एंड सेम एज वेल हम जो है किसी भी डी की सब शेल को हम जो है वो 3 के न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट 2 के न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट करते हैं, और एफ को जो है हम यहाँ पे जो है वो 3 से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि देखें हमारे पास जो है ये एस सब शेल है, तो एस सब शेल में हमारे पास जो है यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, तो यहाँ पे इनको डिफरेंस कायम करने के लिए, क्योंकि ये एस सब शेल जो है ये फर्स्ट शेल का है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, इसके साथ हम 2 लिख देंगे, ये हमारे पास इसके साथ भी 2 आ जाएगा, ये 3s, ये 3p और ये 3d, और ये 4s, ये 4p, 4d और ये 4f कहलाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास s की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये 0 जो है वो s को डिनोट कर रहा है। इस तरीके से बेटा यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर यहाँ पे जो है s की वैल्यू जो है वो 0 होगी, जाहिर सी बात है, और p की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 के साथ हम डिनोट करेंगे। s की वैल्यू यहाँ पे फिर हम 0 से डिनोट करेंगे, p की वैल्यू जो है हम यहाँ पे 1 से डिनोट करेंगे, एंड d की वैल्यू जो है हम यहाँ पे जो है वो 2 से डिनोट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे s की वैल्यू 0 है, फिर p की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू यहाँ पे 2 है और f की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो ये हमारे पास कुछ जो है चीज़ें इस तरीके से डिनोट होती जाएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हमारे पास n की वैल्यू 1 थी तो फिर हमारे पास l की वैल्यू 0 थी। एंड यहाँ पे हम सेकंड के अंदर देखते हैं कि हमारे पास जब n की वैल्यू 2 है तो फिर l की वैल्यू 0 और 1 है, और जब हमारे पास n की वैल्यू 3 आ रही है तो फिर हमारे पास l की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, और जब हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 4 हो तो फिर l की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 आ सकती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि हमारे पास जो है हमेशा जो है वो जो l की वैल्यू होती है वो हमेशा n से एक नंबर कम ही रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किया कि l हमेशा n-1 के इक्वल होता है, और l जो है वो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहलाता है, हम इसको सब शेल भी डिनोट करते हैं। अगर हम जो है n की बात करें, ठीक है, n को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, वो है फार्मूला हमारे पास 2n का स्क्वायर। तो मतलब ये है, अगर हमारे पास जो है अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो तो फिर हमारे पास जो है के शेल में जो है यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो 2, n की वैल्यू 1 एंड 2, 1 से 1 का स्क्वायर 1 एंड इक्वल 2। सो के शेल के अंदर जो है वो हमेशा
2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर हमारे पास जो है n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 2 का मतलब यहाँ पे l होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 and 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो हमारे पास l के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 8 होती है। इसी तरीके से आप देखें, अगर हमारे पास n की वैल्यू अगर 3 हो तो 3 मतलब m होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 3 ज़र 9 एंड 9 2 ज़र 18, तो m के अंदर हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। इसी तरीके से आप देखें, हमारे पास n की वैल्यू जब 4 होगी तो n की वैल्यू 4 का मतलब यहाँ पे n है, तो n हमारे पास जो है यहाँ पे 2, n की वैल्यू 4 का स्क्वायर 2, 4 4 ज़र 16 एंड 2 ये 32, तो n के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 होते हैं। सो ये तो हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम यहाँ पे सबशेल्स की बात करें या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर जो l की वैल्यू है उसके लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हम L से डिनोट करते हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास, इसमें जो है हमारे पास जो तादाद होती है वो होती है 2l + 1 के इक्वल होती है। अगर हम जो है यहाँ पे एस सब शेल की बात करें तो यहाँ पे l की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 2 × l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 एंड +1 हमारे पास आ जाएगी। इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास जो है 2 आता है, 2 × 2l + 1, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो बेसिकली 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 है और 2 0 0 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 मीन 2। तो यहाँ पे हमारे पास l के जो s सब शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो 2 होती है। अगर हम p की बात करें, किसी भी p सब शेल की बात करें, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 का मतलब ये है हमारे पास कि यहाँ पे हम 2 लिखेंगे एंड हमारे पास 2, और l की जगह पे हम यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड +1, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एंड 2 1 ज़र 2 एंड +2, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा एंड 3 2 ज़र 6, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इट्स मीन दैट हमारे पास जो है जो हमारे पास p सब शेल होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 6 होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो हमारे पास कोई भी जो है वो d सब शेल होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो l की वैल्यू होती है वो होती है 2, तो 2 मीन हमारे पास यहाँ पे 2 × 2, और यहाँ पे l की जगह हम 2 लिख देंगे और +1 आ जाएगा हमारे पास, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 ज़र 4 एंड 4 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 5 5 2 ज़र 10 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 आ जाएगी, तो मीन्स दैट कि हमारे पास डी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है, वो 10 होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी जो है एफ सब शेल होता है, तो एफ में एल की वैल्यू कितनी होती है, वो 3 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 × 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा और +1, तो 2 3 ज़र 6 एंड 6 + 1 7, तो ये आ जाएगा 2 × 7 और ये इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 14। मीन्स दैट कि हमारे पास कोई भी जो है एफ सब शेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है वो हमारे पास कितनी आती है, वो हमारे पास 14 आती है। तो यहाँ तक तो हमने ज़रा इसको इंट्रोडक्शन देखा, एक जनरल ओवरव्यू किया। अब हम इनको ज़रा एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो है हमने अब तक जो है वो कैलकुलेट की हैं और वो किस तरीके से कैलकुलेट की हैं। इसमें आप देखें हमारे पास जो है, अगर हम इसको ज़रा दोबारा जो है वो लिखें तो हमारे पास किस तरीके से आएगा। इसमें जो है हमारे पास चीज़ें कुछ इस तरीके से आएंगी कि हमारे पास जो है n की वैल्यू जो है वो, जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास n से डिनोट होता है, और n की वैल्यू जो है हमारे पास स्टार्ट होती है, n जो है वो स्टार्ट होता है 1 से 2 एंड 3 एंड सो ऑन हमारे पास स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2n स्क्वायर है, जिसमें हमारे पास k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास l के अंदर जो है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, m के अंदर जो है वो हमारे पास टोटल
18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और हमारे पास जो है n के अंदर जो है हमारे पास टोटल जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये हो गई हमारे पास चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने एजीम्यूथल में क्या देखा। एजीम्यूथल जो है हमारे पास क्वांटम नंबर, इसमें हमने देखा जो हमारे पास एल की वैल्यू है वो स्टार्ट होती है हमारे पास 0 से 1 से 2 से 3 से एंड सो ऑन हमारे पास n-1 तक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास n-1 तक चली जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो 2 × 2l हमारे पास +1 के इक्वल होती है, जिसमें हमारे पास कोई भी एस सब शेल हो उसके लिए अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी p हो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और f के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने डे जो है वो फाइंड की और इस कैलकुलेशन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे सब शेल्स हैं हमारे पास जिसको हम कहते हैं SPDF। तो इसमें जो SPDF है ये बेसिकली जब हमने जो है बेसिकली हमारे पास जो S है वो सिंबल कहाँ से है, वो आया शार्प से। ठीक है, शार्प। और जो हमारे पास P है वो आया है प्रिंसिपल से। ये असल में जब हम बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर जब हम उसका क्वांटम उसकी क्या कहते हैं इसको हम उसका जो है क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम बनाते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम जब ड्रा करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास स्पेक्ट्रम्स आते हैं उनको जब फर्दर क्या कैटेगराइज किए गए तो उन स्पेक्ट्रम्स के कुछ नाम रखे गए थे। तो कोई भी एस सब शेल का जब स्पेक्ट्रम बनता है तो उसको हम शार्प होता है तो इसलिए उसको शार्प कह दिया। उसका जो पी का हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम जो है प्रिंसिपल कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास डी का जो है हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम डिफ्यूज़ के नाम से कहते हैं और इसी तरीके वो डिफ्यूज़ टाइप होता है। और हमारे पास जो एफ है वो फंडामेंटल से ड्राइव हुआ है, फंडामेंटल। तो ये बेसिकली क्या है, ये उन स्पेक्ट्रम्स के नेम थे और उन्हीं स्पेक्ट्रम के नेम से फिर हमने इन सब शेल को डिनोट किया है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया। सो क्या हमने चीज़ें इससे इंक्लूड की, हमने कहा कि हमारे पास जो है जो एन है उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड 4 हो सकती है। फिर हमने कहा कि n का मतलब यहाँ पे k है, 2 का मतलब यहाँ पे l है, 3 का मतलब यहाँ पे m है और 4 का मतलब यहाँ पे n है। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो है k के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, l के अंदर जो है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, m के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और n के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसके लिए हमने फार्मूला कौन सा लगाया था, इसके लिए हमने फार्मूला लगाया था 2n का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लगाया था, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फिर हमने कहा कि l की वैल्यू जो है वो जब n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, जब n की वैल्यू 2 हो तो फिर l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। जब हमारे पास n की वैल्यू 3 हो तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। जब n की वैल्यू हमारे पास 4 हो तो फिर l की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड 3 हो सकती है। तो 0 का मतलब यहाँ पे s है, 0 का मतलब यहाँ पर भी s है और यहाँ पे l का मतलब यहाँ पे जो है वो P है। यहाँ पे इस तरीके से S आ जाएगा, P आ जाएगा और ये D आ जाएगा। ये हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास S आ जाएगा, S आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे D एंड यहाँ पे F आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास जो है जो शेल का नंबर है n, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 1s कहलाएगा, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p, ये 3d और ये 4s, 4p, 4d और 4f। ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो डिनोट होते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जो s होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली, तो ये इक्वल हो गया। इसी तरीके से देखिए हमारे पास S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P के अंदर जो है वो 6 होते हैं, तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 और L के अंदर होते ही 8 है, तो इस तरीके हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल हो गई। फिर हम देखते हैं कि S के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, P के अंदर जो है वो टोटल जो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और D के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो कि यहाँ पर भी मौजूद हैं। सेम एज़ वेल आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास S के अंदर 2, P के अंदर हमारे पास 6, D के अंदर 10
10 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे और F के अंदर जो है वो 14, तो टोटल हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो कि हमारे पास इस फार्मूला से है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है ये हमने किससे फाइंड की थी? ये हमने फाइंड की थी 2 इंटू 2l+1, 2l+1 के फार्मूला से हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो है वो इन तमाम सबशेल्स की फाइंड की थी। यहाँ तक तो बात ठीक होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक तीसरा क्वांटम नंबर आता है, वो हमारे पास कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको जो हम डिनोट करते हैं वो हम m से डिनोट करते हैं, और इसको जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम जो है यहाँ पे ऑर्बिटल भी बोलते हैं। बेसिकली हमारे पास कोई भी जो सब शेल है, जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो 3D के अंडर पाया जाता है, ना कि 2D, जो कि एक प्लेन स्ट्रक्चर बनाया था रदरफोर्ड ने, या कि जो है वो नील बोहर ने बनाया था, जिसमें हमें लगता था कि बस एक न्यूक्लियस है हमारे पास यहाँ पे, और उसके बाद तमाम इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो ये इस तरीके का एक मॉडल, प्लैनेट मॉडल बनाया था। बेसिकली ये मॉडल ठीक नहीं है। असल में होता ये है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स ट्राई करते हैं कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हों। तो इसलिए अगर एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर का एक पेयर जो है वो एक्स एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर हमारे पास जो दूसरा पेयर होगा दो इलेक्ट्रॉन्स का, वो बेसिकली उस एक्स एक्सिस के बजाय किसी वाई एक्सिस पे होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस बनाएगा उन पहले वाले पेयर के साथ। तो तीसरा हमारे पास जी एक्सिस पे होगा, और फिर इस तरीके से सोन। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व है वो इस तरीके से चल रहा है एक्स एक्सिस पे, तो दूसरा हमारे पास पेयर इस तरीके से बनाएगा, और तीसरा हमारे पास इस तरीके से बनाएगा, और चौथा हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से हमारे पास होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। अब सवाल है ये ऑर्बिटल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे। ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है? ऑर्बिटल हमारे पास होता है ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम 90 to 95%। तो ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है? ऑर्बिटल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, और हम इसको जो है डिनोट करते हैं कैसे, द एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो चांसेस हैं वो कितने हों, वो 95% हो, इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ये हमारे पास ऑर्बिटल कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम एस सब शेल की बात करें, यानी कि हमारे पास एल की वैल्यू जब ज़ीरो होती है, तो इसमें हमारे पास जो एम की वैल्यू होगी वो भी ज़ीरो होगी, और ये एल किसको डिनोट करता है, ये एस सब शेल को डिनोट करता है, और इसी तरीके से एम जो है वो एस ऑर्बिटल को शो करता है। ठीक है, ये हमारे पास है, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, और इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और एस ऑर्बिटल जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, इसका कोई एक्सिस नहीं होता। एक्सिस क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अराउंड द न्यूक्लियस किसी भी एक्सिस पे हो सकता है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है, वो एक ग्लोब की तरह है, जैसे एक बॉल होती है उसके इर्द गिर्द पूरा जो ग्लोब है उसके इर्द गिर्द कहीं भी वो पाया जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि इसका कोई एक्सिस नहीं है, ये किसी भी अपने हिसाब से अपने एटम के अंदर मौजूद जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे मैक्सिमम डिस्टेंस बनाते हुए ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, इसका कोई एक्सिस जो है वो नहीं होता। ये होता है एस। अगर हम बात करें हमारे पास जो एल की वैल्यू जब 1 होती है तो 1 मीन होता है पी। अब पी में टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास एक पी एक्स यानी कि एक ऑर्बिटल जो है वो एक्स एक्सिस पे पाया जाता है, एक ऑर्बिटल पी वाई एक्सिस पे पाया जाता है, और एक हमारे पास पी जेड एक्सिस के ऊपर पाया जाता है।
अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हैं, जब एल की वैल्यू 1 होगी तो पी हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स के अंदर होगा, और इसमें से हम इसको 0 कह सकते हैं, इसको जो है हम +1 कह सकते हैं, इसको -1। ये बेसिकली हमने डिनोट किया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर। तो जब एल की वैल्यू 1 होगी, जब एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू 0 होगी, और इसका मतलब एस ऑर्बिटल होगा जो कि स्फेरिकल है। अगर हम जो है एल की वैल्यू 1 कहते हैं तो फिर पी की वैल्यू 0, +1 और -1 तीन वैल्यूज़ होंगी, और इनके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल को हम +1 से डिनोट करते हैं, ये पी एक्स के साथ, और ये ज़रूरी नहीं है कि +1 का मतलब पी एक्स ही है, ये ज़रूरी नहीं। यहाँ पे आप जो है -1 इधर लिख लें, +1 इधर लिख लें, पी एक्स को इधर लिख लें, पी जी को इधर लिख लें, इसमें कोई जो है वो क्लैश की बात नहीं है। तो बहरहाल ये +1 हो सकता है, 0 एंड -1, और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स जो है वो पाए जाते हैं। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। अब अगर हम इनके जो है स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर हम इनके जो है वो स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर्स किस तरीके से पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने सबसे पहले तो जो है बात की क्या कहते हैं, एस ऑर्बिटल की। तो एस ऑर्बिटल ये क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है, ये स्फेरिकल होता है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस किसी भी एरिया में हो सकती है, तो इसलिए हम इसको जो है वो एक गोल एक सर्कल के साथ शो करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा ये लेट्स सपोज हमारे पास ये 1s है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2s है, ये हमारे पास लेट्स सपोज 2s है, ठीक है, ये हमारे पास 2s कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पाई जा सकती है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से ये 1s है, इसकी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होगी, ठीक है। ये पूरा एरिया वो है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, और ये बीच का जो एरिया हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको हम बोलते हैं नोडल प्लान। नोडल प्लान बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे ये नोडल प्लान हमारे पास कहलाएगा। ये नोडल प्लेन का मतलब ये है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मिनिमम, या फिर आपके लिए 0% या कुछ परसेंट होती है, 5% कह सकते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में एक नोडल प्लेन हमारे पास क्या होता है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मिनिमम और 0। तो 95% जहाँ पे पाई जाएगी वो हमारे पास ऑर्बिटल कहलाएगा। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो है, जो हमारे पास पी, जब एल की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 होगी, तो फिर हमारे पास जो है एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू 0 एंड +-1 हो सकती है। मीन्स के एल की मिनी वैल्यू का मतलब 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो पी सब शेल है, और पी सब शेल के अंदर जो है वो टोटल 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। मिसाल के तौर पे वो ऑर्बिटल कैसे होंगे, जैसे मैंने पीछे भी इसको ड्रा किया कि ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे। इनमें से हमारे पास जो है एक को एक्स एक्सिस पे ऑर्बिटल होगा, एक वाई एक्सिस पे होगा, एक जी ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल होगा। इसको अब 0, +1 और -1 से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम पी एक्स की बात करें तो पी एक्स ऑर्बिटल जो है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। मिसाल के तौर पर हम 2px की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे 3 एक्सिस होंगे न्यूक्लियस को लेके। ये इस तरीके से हम जो है एक एक्सिस ड्रा कर देंगे, इस तरीके से। ये हमारे पास जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है। ये जो पॉइंट है ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे एटम का न्यूक्लियस मौजूद है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो एक्स एक्सिस पे है वो कुछ इस तरीके से पाई जाएगी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी ये इस तरीके से मूव कर रहा है। और यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 लोब्स इज कॉल्ड नोडल प्लान। तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, जितना वो न्यूक्लियस के करीब का एरिया होगा वहाँ पे नहीं होगी, और इसके इर्द एक लोब्स की शक्ल बनाएगा। अगर अब हम पी वाई की बात करें तो पी वाई को भी हम इस तरीके से ड्रा करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पी वाई का पॉइंट है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। तो ये वाई के ऊपर जो है इस तरीके से पॉइंट बनाता जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे नोडल प्लान है, यहाँ पे न्यूक्लियस के पॉइंट पे। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है ये 2py हमने कहा, ये 2pz की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बेसिकली 3 एक्सिस ही यहाँ पे पाए जाएंगे। ये हमारे पास है यहाँ पे 3 एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है। तो जी एक्सिस के ऊपर जो है ये 3 ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से पाए जाएंगे, और इस पर जो है हमारे पास कुछ इस किस्म के 2 लॉब्स बनाएंगे,
जी एक्सिस के ऊपर, और इस एक्स एक्सिस को हम फ़र्ज़ करें +1 के साथ डिनोट करते हैं, तो फिर ये 0 के साथ और ये -1। ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि पी एक्स को हम +1 ही कहेंगे, बहरहाल ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनके 3 एक्सिस हैं और 3 ही इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास अगला जो है वो होता है हमारे पास, अगर हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो 2 हो। अब अगर एल की वैल्यू अगर हमारे पास 2 हो तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि एल के अंदर जो है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से और 2 इलेक्ट्रॉन इससे, तो इस तरीके से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 ऑर्बिटल्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एल की वैल्यू जब 2 हो तो इसका मतलब होता है डी, और डी के अंदर टोटल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके जो है हमारे पास फिर वैल्यूज़ क्या होंगी, एम की वैल्यू इसके अंदर होंगी 0 होगी, +-1 एंड +-2 की होंगी। देखें यहाँ पे हमने जो है 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे टोटल हैं। तो ये हमारे पास होंगे, एक होगा डी एक्स वाई, एक होगा डी वाई जी, एक होगा डी एक्स जी, एक होगा डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, और एक होगा डी जी स्क्र। अगर मैं इसको 0 मान लूँ तो फिर ये +1, ये -1, ये +2 और ये -2 डिनोट होगा, तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स इस तरीके से होंगे। इनके जो हमारे पास नेमिंग कुछ इस तरीके से होगी। अब अगर हम इनकी शेप्स की बात करें, ऑर्बिटल्स की शेप्स की अगर हम बात करें, तो इनकी शेप किस तरीके से होगी। अगर हम देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो है हमारे पास डी एक्स वाई की अगर हम बात करें तो ये ऑर्बिटल कैसे पाया जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है पहले पिछली तरह एक एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जी एक्सिस है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लॉब पाया जाएगा, यानी कि एक्स वाई का मतलब यह है कि यहाँ पे दो लॉब्स होंगे, और ये लॉब्स हमारे पास एक्स एक्सिस पे होंगे, एक्स और वाई के दरमियान में। तो ये एक्स है और ये एक्स एक्सिस है वाई, तो यहाँ पे एक लॉब इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, और एक हमारे पास लॉब जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाता है डी एक्स वाई लॉब। अगर हम बात करें हमारे पास जो है इसी तरीके से डी वाई जी की, तो डी वाई जी का जो हमारे पास ऑर्बिटल्स है वो कुछ इस तरीके से पाया जाएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो ये हमारे पास वाई है और ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, तो इसके दरमियान में एक लॉब इस तरीके से पाया जाएगा, ठीक है, और एक लॉब जो है हमारे पास जो है वो जो है हमारे पास जो है डी वाई जी की अगर हम बात करें तो हमारे पास पाया जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस बनाएंगे। अगर हम डी एक्स जी की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली 3 लॉब्स ही पाए जाएंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जी एक्सिस है। तो ये हमारे पास है एक्स और जी के दरमियान में, तो एक्स और जी के दरमियान में जो हमारे पास लॉब्स पाए जाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास जो है एक्स और सी, यानी कि ये एक लॉब जो है वो यहाँ पे पाया जाएगा, और ये है एक्स और ये है सी, इसके दरमियान में ये एक लॉब पाया जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है एक और है डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, तो इसका अगर हम लॉब बनाएं तो अगर इसका हमारे पास जब पे एक्स एक्सिस बनाएं, वाई एक्सिस बनाएं, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर इसका एक लॉब पाया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और एक जो है इसका जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर इस तरीके से लॉब पाया जाएगा। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। और अगर हम जो है वो डी जी स्क्र की बात करें तो यहाँ पे डबल लॉब्स जो हैं, 4 लॉब्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे। अगर हम जो है यहाँ पे डी जी स्क्र की बात करें तो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो ये डी जी स्क्र, तो यहाँ पे एक जो है वो ऑर्बिटल यहाँ पे इस तरीके से होगा, और दूसरा जो है हमारे पास एक जो है ऑर्बिटल वो इसी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली डी जी स्क्र के 5 ऑर्बिटल्स हैं। 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, बस यहीं तक कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पूछे जाते हैं, एफ की बात नहीं होती, वो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसका डायग्राम हम नहीं बनाते। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। तो अगर हम जो है अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाएं तो रिवाइज करने का मतलब ये होगा कि हमारे पास जब n की वैल्यू 1 होती है तो फिर l की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, तो फिर यहाँ पे m की वैल्यू भी 0 होगी।
और इसी तरीके से जब हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 2 होगी तो फिर हमारे पास जो है वो n की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर l की वैल्यू हमारे पास 0 भी होगी और 1 भी होगी, और m की वैल्यू तब 0 से मीन 0 होगी और 1 से मीन यहाँ पे जो है वो 0 एंड प्लस माइनस 1 हो जाएगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अगर n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है तो फिर l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है एंड 2 हो सकती है। एंड 0 मीन यहाँ पे 0 ही रहेगा एंड 1 मीन यहाँ पे जो है वो 0 भी होगा एंड प्लस माइनस 1 होगा, और 2 मीन यहाँ पे 0 होगा प्लस माइनस 1 भी होगा एंड प्लस माइनस 2 भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। एंड सेम एज हमारे पास अगर n की वैल्यू 4 हो तो फिर वहाँ पे इसी तरीके से वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि n की वैल्यू अगर 1 हो तो यहाँ पे इसके अंदर जो है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फिर l के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और n के अंदर भी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम n की वैल्यू 2 की बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे, तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे और 2 + 1 में और 2 - 1 में। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से ये भी टोटल 2 2 4 एंड 6 एंड 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस तरीके से। अब हम आते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हमारे पास 3 की वैल्यू, तो 3 का मतलब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास s के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 के अंदर आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और d के अंदर आपके टोटल 2 के अंदर आपके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये भी टोटल 18 हुआ। इसी तरीके से देखें यहाँ पे 0 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे 0 के अंदर 2 प्लस के 1 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और -1 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरीके से फिर 0 के अंदर 2 प्लस 1 के अंदर 2 -1 के अंदर 2 फिर +2 के अंदर भी 2 एंड -1 2 के अंदर भी 2। तो ये 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 और 18, तो यहाँ पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हमारे पास पूरे होते जाएंगे। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। यहाँ तक तो आने के बाद अब हम समझते हैं कि हमारे पास जो है किस तरीके से जो है हमारे पास जो है। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे जो है ये हमारे पास पूरा कंसर्न है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एक और ऑर्बिटल्स एक और हमारे पास क्वांटम नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम बोलते हैं हमारे पास ये कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर, अच्छा ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया ऑर्बिटल्स की, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ज़रिए की गई थी, SCH श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और ये क्वांटम नंबर जो है ये उसने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, तो ये जब श्रोडिंगर ने ये सारी क्लासिफिकेशन की थी उसको भी ये इस क्वांटम नंबर के बारे में पता नहीं था। तो यहाँ से MCQs आता है कि ये किसने ड्राइव किया। प्रिंसिपल तो ज़ाहिर नील बोर के होते आ गया था, फिर सबशेल हमने जब उसके जो है स्पेक्ट्रम्स ड्रा किए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स जब हमने ड्रा किए तो उसमें हमारे पास सबशेल या एजीमुथल क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, और आखिर में हमारे पास जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर जाके हमारे पास ये तीसरा क्वांटम नंबर भी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, और आखिर में हमारे पास ये चौथा क्वांटम नंबर पाया जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं MS के साथ। तो क्या कहता है कि आपके पास कोई भी ऑर्बिटल है, मिसाल के तौर पे हमारे पास 1s है, तो 1s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, ये हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं, इसको हम 0 से डिनोट करते हैं, और स्फेरिकल होता है। इसमें जो अगर हम देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। इस तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो निगलेक्ट कर देंगे। सो ये हमारे पास कंसर्न है। और ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी मूवमेंट को, हर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम अगर एक क्लॉकवाइज है और डेट्स हम उसको कहते हैं +1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू हम उसको डिनोट कर रहे हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम -1/2 के साथ, यानी कि +1/2 और -1/2 का मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। ये हमारे पास कहलाता है। इसी तरीके से हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा उसके
एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट कहलाएगी। वो कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, वो एस ऑर्बिटल हो सकता है, वो जीरो ऑर्बिटल हो सकता है, वो +1 या -1 ऑर्बिटल हो सकता है, या +2 या -2, कोई भी ऑर्बिटल्स है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस तरीके से मूव करते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे रूल्स हमने देखे किस तरीके से जो है हमारे पास इसको हम डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हम देखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग से मुतल्लिक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग से मुतल्लिक अगर हम इन रूल्स को देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला रूल है और वो होता है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है हमारे पास, ये हमारे पास अफबाउ प्रिंसिपल आता है। इसमें पहले हम इनके नाम लिख लें, अफबाउ प्रिंसिपल ये उसूल है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड आता है हमारे पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड थर्ड वन हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास जो है यहाँ पे है होन रूल। इन रूल्स को समझने से पहले एक चीज़ हमारे पास होती है, वो होता है हमारे पास N+L रूल। N+L रूल ये कहता है कि जिन N+L रूल को हम कैसे फाइंड करते हैं, ये कैसे डिनोट करते हैं, इसको समझने से पहले हम एक एनर्जी डायग्राम बनाएंगे और उसके ज़रिए समझेंगे। देखिए एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने सीखी हुई है कि सबसे पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, और यहाँ पे 3s फिर आ जाता है, फिर 3p आ जाता है, फिर 3d आ जाता है, एंड सो ऑन। फिर हमारे पास 4s आ जाता है, एंड फिर 4p आ जाता है, और फिर 4d आ जाता है। तो कुछ इस तरीके की मूवमेंट हम जो है 4d जो है, और फिर 4f आ जाता है। तो ये एक जनरल सी डिस्ट्रीब्यूशन है जो समझते हैं कि इसी तरीके से। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आप कहेंगे सबसे पहले 1s है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का। उसके बाद अगर हमारे पास 2s है तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर हमारे पास 2p6 के अंदर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, फिर हम कहते हैं 3s2 आ गया, फिर 3p पास 6 आ गया, तो टोटल हमारे पास ये 3p5 आ जाएगा इस तरीके से 3p5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो कि बिल्कुल हमें इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लग रही है, और ये बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये तमाम के तमाम दुरुस्त नहीं है। ये यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये जो ऑर्डर हमने बनाया है ये जो है ऑर्डर ठीक नहीं है, ये गलत है। गलत कैसे है? ये N+L रूल के अकॉर्डिंग गलत है, और वो गलत कैसे वो हम अभी चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास पोटाशियम है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, वो 19 होता है। तो 19 हम लिखेंगे। अगर हम इसी को फॉलो करें तो हम कहेंगे ये होता है 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6, और हमारे पास हो जाएगा 3d1। तो हम कहेंगे लो जी 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ठीक नहीं है, ये गलत है। ठीक कैसे हम लिखेंगे? इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये सबसे पहले S, फिर S P, फिर यहाँ पे S P D, फिर S P D एंड F, फिर लिखेंगे S P D एंड F, फिर लिखेंगे S P D S एंड P एंड S। तो ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये इस तरीके से हम इनको जो है एरो यहाँ पे बनाएंगे, और एरो के साथ हम इनको डिनोट करते जाएंगे इस तरीके से। अब हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम है, और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 19। तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 4 इसमें, फिर 6 इसमें, और इसी को एरो को फॉलो करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे 6, और ये 2 12 आ गया। अब हम यहाँ पे आ गया हमारे पास, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6 18। अब यहाँ तक तो 18 हो गया। अब हम इधर नहीं जाएंगे, बल्कि हम इस एरो को फॉलो करते हुए नीचे आएंगे। ये असल पॉइंट है, हमने एरो को फॉलो करते हुए नीचे आना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएंगे 19 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनी? ये 1s2 है हमारे पास, फिर हमारे पास 2s2 है, फिर हमारे पास 2p6 है, फिर हमारे पास जो है वो 3s2 है, फिर हमारे पास 3p6 है, और फिर हमारे पास 4s1 है।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा वैलेंस शेल 4s1 है, ना कि 3d1। तो ये गलत है और ये ठीक है हमारे पास। तो ये इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो अगर ऑर्डर हमने बनाया है अगर ये ठीक नहीं है तो फिर असल ऑर्डर क्या है। असल ऑर्डर ये है कि हमारे पास सबसे पहले हमने हमेशा 1s को लिखना होता है, फिर हमने 2s को लिखना होता है, फिर हमने 2s के बाद 2p को लिखना होता है, फिर हमने 3s को लिखना है, ठीक है। फिर हम जो है 3p में आ जाएंगे, 3p, और फिर हमारे पास यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए यहाँ 4s1 में आ जाएंगे। 4s यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे 3d में आ जाएंगे। 3D में आ गया, फिर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो है वो 4p आ जाएगा, 4p, एंड 4p के बाद हमारे पास इसी में 5s आ जाएगा, और 5s के बाद हम इसी के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारे पास 4d आ जाएगा। 4d के बाद हमारे पास यहाँ पे 5p आ जाएगा, एंड 5p के बाद हमारे पास यहाँ पे 6s आ जाएगा। तो ये अरेंजमेंट है। असल में क्या है कि सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर हमारे पास 2s की है, फिर 3p की है, फिर हमारे पास सबसे, तो ये ऑर्डर हमारे पास इस तरीके से चलता है जिसको हम देख सकते हैं। अब सवाल ये है, एक छोटी सी एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे कि 3p फिर 4s और फिर 3d, ये ऐसा क्यों है, 3p 4s और 3d, ठीक है। या फिर हमारे पास है एक और, देखें आप, 4p फिर दरम्यान में 5s और फिर 4d। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रॉपर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे असल करेक्ट अरेंजमेंट क्या है, वो है सबसे पहले हम 3p को लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं 4s को, और फिर हम लिखते हैं 3d को। तो ये क्यों है, अगर हम देखें अपने हिसाब से तो हमारे पास 3p आना चाहिए पहले, फिर हमारे पास 3d आना चाहिए, और फिर हमारे पास जो है वो 4s आना चाहिए। हमारी सीक्वेंस तो ये कहती है। लेकिन अच्छा, तो ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस, इसमें से ये सीक्वेंस राइट क्यों है, ये रॉन्ग क्यों है, इसकी क्या वजह है। इसकी वजह को समझने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास है 3p, ठीक है। 3p में देखें n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3, और अगर हम l की वैल्यू देखें तो यहाँ p का मतलब यहाँ पे होता है हमारे पास 1। तो टोटल हमारे पास जब अगर हम n प्लस l करें तो ये हमारे पास आएगा 3 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये हमारे पास 4 की वैल्यू आ गई। अब हम अगर देखें 3d को, तो 3d को हम देखते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 है। तो फिर n प्लस l कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 + 2 = 5। फिर हमारे पास जो है 3d के बाद 4s आ रहा है हमारे हिसाब से, ये हम अपनी अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 4 है, सॉरी 4 है, और l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वो 0 है। तो यहाँ पे फिर अगर हम n प्लस l को देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 0 = 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 5 4 का रूल आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इस सीक्वेंस को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 3p, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 हमारे पास आ रही है, तो l की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 1 है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4n + l आ जाएगा। फिर अगर हम देखें उसके बाद हमारे पास 4s आ रहा है, 4 में भी n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 4 आ रहा है। फिर हम देखें 3d यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3d हम देखते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 है, l की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो है वो कितनी है, l की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 आएगा। तो ये अरेंजमेंट देखें कि पूरे एक सीक्वेंसेस के साथ चल रहा है कि 4 4 एंड 5। लेकिन अगर हम अपने इस अरेंजमेंट को देखें तो यहाँ पे आ रहा है 4 5 4। तो ये जो देखें ये दरमियान में 5 की जो है n + l वैल्यू ग्रेटर है और 4s की कम है, तो 4s को n3d से पहले आना चाहिए, ये n + l रूल के अकॉर्डिंग है। और ये जितना भी हमने अरेंजमेंट बनाया है और ये डायग्राम के हिसाब से जितने भी हमारे पास सीक्वेंस बन रही है, ये बेसिकली n + l रूल के अकॉर्डिंग ही बन रही है। तो ये हमारे पास यहाँ तक मेथड है जिसमें हमने देखा रूल्स को। देखते हैं ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। तो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल ये कहता है कि सबसे पहले लोवेस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फील करें, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, ये ऑफ-बॉ प्रिंसिपल कहलाता है। ये ऑफ-बॉ प्रिंसिपल हमारे पास आ गया कि सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल के अंदर, फिर उसके बाद है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है, जैसे अक्सर न्यूज़ में बताया जाता है कि जी हम आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे रहे हैं, यानी कि ये खबर सिर्फ हम दे रहे हैं, तो और कोई नहीं दे रहा। तो इसी तरीके से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी चाहे सेम ऑर्बिटल हो या डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर हो,
किसी भी एटम के अंदर पाए जाने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर यूनिक होते हैं। आसान कर देते हैं, इस बात को समझते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है 3s है, चलें ऐसे करें 3s है, और उसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास 3s है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर लिखें तो वो क्या होगा। हमारे पास टोटल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है, 3 है, और n की वैल्यू यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 3 है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे l की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, 0, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, वो भी यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी m की वैल्यू 0 है। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें एक तो क्लॉकवाइज होगा 1/2 और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो बेटा, इनके चारों क्वांटम नंबर आपस में सेम नहीं है, बल्कि बेशक ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनके चारों क्वांटम नंबर आपस में सेम नहीं है, 3 सेम है, एक के अंदर प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यह है, ये कहने का मतलब ये है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर एक्सक्लूसिव होते हैं, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन सेम एटम के अंदर या सेम ऑर्बिटल किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर से सेम नहीं हो सकते। ये हमारे पास असूल है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हमारे पास है 3p2 मिसाल के तौर पे। तो ये हमारे पास 3p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारे पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो अब ऑर्बिटल्स डिफरेंट हैं हमारे पास। ये हमारे पास इसकी 0 है, ये हमारे पास +1 है, और ये हमारे पास -1 है। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास यहाँ पे जो है, और इधर भी n की वैल्यू 3 आ गई। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, p है तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, और यहाँ पे भी हमारे पास l की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमारे पास एक का +1 आ रहा है और दूसरे का -1 आ रहा है, और यहाँ पे जो स्पिन है वो दोनों का ही सेम है, +1/2 इसको कह लें, और इसको भी जो है हमारे पास, इसको भी आप जो है +1/2 कह सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, यहाँ पे ये सेम नहीं, बाकी सारा सेम है। तो ये मतलब है कि एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का मतलब ये है कि किसी भी एज है 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही एटम के अंदर पाए जाएंगे, बेशक एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर हो, उनके चारों क्वांटम नंबर आपस में सेम नहीं हो सकते। हर एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर एक्सक्लूसिव होते हैं। मीन्स दैट हमारे पास 2 बातें हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल सेम हो। अच्छा, अब आते हैं हुन रूल की तरफ। सॉरी, और इसमें एक और चीज़ मैं कमेंट करना चाहूँगा। ऑर्बिटल अगर सेम हो तो फिर स्पिन नॉट स्पिन सेम नहीं होगा। और अगर हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स जो है वो डिफरेंट हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर जो है क्या कहते हैं, स्पिन अगर जो है ऑर्बिटल अगर सेम हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, अगर उनका ऑर्बिटल सेम हो तो उनका फिर ऑर्बिटल सेम हो तो फिर उनका स्पिन सेम नहीं होगा, नॉट सेम। और अगर हम जो है कहें कि उनका जो है ऑर्बिटल डिफरेंट होगा तो हमारे पास जो है अगर ऑर्बिटल डिफरेंट होगा तो फिर उनका स्पिन जो है वो सेम होगा। ये कहना चाहता है एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। और इस रूल के अकॉर्डिंग फिर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो पाएंगे, चाहे ऑर्बिटल भी सेम हो, चाहे और सबशेल सेम हो, तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास है हुन रूल। हुन रूल हमें क्या कहता है? हुन रूल हमें ये कहता है कि आप देखें कि हमारे पास जो है, हमने जो है ये हमारे पास है मिसाल के तौर पे 3s। अब 3p आप कह लें इसको। 3p के अंदर कितने हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं इनमें से हमारे पास एक 3px होगा, एक 3py होगा, एक 3pz होगा। तो जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये आपस में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। ये क्या है? ये डीजेनरेट
ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। मतलब ये है कि इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो आपस में इक्वल है। बेशक इनके एक्सेस अलग अलग हैं, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक जी एक्सिस पे, लेकिन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में सेम है, इसलिए ये एक ही सबशेल के अंदर, एक अज़ीमुथल के अंदर कंसीडर किए जा रहे हैं। तो ये तीन ऑर्बिटल्स हैं जो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे फ़र्ज़ करें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3p3 है, तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पिन करेंगे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये हमने सेम स्पिन के साथ अपोजिट जो है वो फिल कर दिया। अब अगर कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो अगर 3p के अंदर, तो फिर पहले हम एक स्पिन के साथ तीनों के अंदर, और फिर जब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, तो फिर जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो उस पहले वाले के अपोजिट स्पिन के अंदर आएगा, इस तरीके से। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का तरीका है ऑर्बिटल्स के अंदर। और अगर 5 होंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और ये खाली हो जाएगा, तो ये हमारे पास कहलाता है, इस तरीके से रूल्स आ जाते हैं। तो ये सारे रूल्स समझने के बाद हमें समझ में क्या आता है कि हम जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको कैसे फिल अप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने यहाँ पे लिखने का जो तरीका आपको सिखाया था, यहाँ पे देखें, यहाँ हमने पोटाशियम की बात की। अब देखें ये जो हमारे पास यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी है? ये आर्गॉन की है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर आर्गॉन, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4s1। तो ये मॉडर्न तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ये हम पोटाशियम की इस तरीके से लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हम जो है क्या कहते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखूँगा, एक एटॉमिक नंबर की मैं लिखूँगा, कौन सा है हमारे पास, 24 है और एक 25 है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के, चलें यहाँ पे हम दूसरे पेज पे कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के तरीके से पहले एक और चीज़ समझें। हमारे पास जो स्टेबल सब शेल्स होते हैं वो 2 होते हैं, या तो वो हाफ फिल्ड हो, ठीक है, या फिर वो हमारे पास जो है फुली फिल्ड हो। तो ये 2 तरीके होते हैं जिनके ज़रिए हमारे पास जो सब शेल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। यहाँ तक अब हम समझते हैं कि ये जो है इसका क्या मतलब है, उसकी जो है एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे जल्दी से जो है एस, फिर एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ 2 टाइम लिखेंगे, फिर एस पी डी, फिर एस पी, और फिर यहाँ पे एस। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरीके से होती जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास एरो आ जाएगा, n+l रूल के अकॉर्डिंग यहाँ हमारे पास डायग्राम मौजूद है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये हमारे पास क्या है, 8 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है लेट्स सपोज जो हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारे पास एटॉमिक नंबर है कितना, 24। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 4 और ये 6 10 10, और ये 2 12 12, और ये 6 18 18, और ये नीचे 2 20 20, और ये 4 24 हो जाएंगे इस तरीके से। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 1s2 2s2, और उसके बाद हमारे पास है 2p6, फिर है हमारे पास 3s2, फिर है हमारे पास 3p6, फिर हमारे पास है 4s2, फिर हमारे पास है 3d4। तो ये जो हमारे पास 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये तो हमारे पास आर्गॉन के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर आर्गॉन, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4s2 एंड 3d4। तो यहाँ तक तो हमने n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक किया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी ठीक नहीं है। इसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। देखिए हमने कहा 4s2 है हमारे पास, 4s2 है हमारे पास, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे 3d है, 3d हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये हो गया। ये हमारे पास 3d है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये डी है, ये हाफ फिल्ड नहीं है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या होगा, ये स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से, एक 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 एक। तो हमारे पास क्या बनेगी, 4s1
3d5 यहाँ पे हम लिखते हैं आर्गॉन। ये एक्सेप्शनल केस है, इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एटॉमिक नंबर 24 पे भी यही एक्सेप्शनल केस है, 4s1 में से 4s2 में से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। अच्छा, अगर हम 29 की करें तो वो अच्छा अगर हम 25 की करें, ये हमारे पास क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और अगर हम मैंगनीज़ की करें तो मैंगनीज़ हमारे पास क्रोमियम है, ठीक है। और अगर हम मैंगनीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें मैंगनीज़ की, तो वो भी यहाँ पे आर्गॉन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा वो 4s2 3d5 आ जाएगा। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने इस तरीके से लिख ली। अब इसी तरीके से अगर हम एटॉमिक नंबर 29 को देखें तो एटॉमिक नंबर 29 हमारे पास कॉपर है, कॉपर को हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आर्गॉन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4s2 3d9 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर वही केस लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी कॉपर के मामले में आर्गॉन। यहाँ पे आ जाएगा 4s1 एंड 3d10। ये देखें फुली फिल्ड हो गया है, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका केस जो है वो पाया जाता है। बाकी आप जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे आखिर में जिंक आता है, जिंक की एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, वो 30 है। 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4s2 एंड 3d10, साथ में आर्गॉन आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ये था बेटा आज तक का जो है टॉपिक है हमारा। इसमें जो है आप लोग अगर मज़ीद क्वेरीज़ हो तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। और बेटा ये CSS का पूरा जो है सिलेबस इंशाल्लाह हम कवर करवा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, तो अगर आप उसमें करते हैं तो हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो जब आप कहेंगे उसी टाइम पे हम आपको जो है लाइव सेशन लेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम जो है वो बैठ के उनको एक एक साथ देखते जाएंगे। लाइव सेशन के अंदर हम जो है क्वेरीज़ क्यों नहीं ले रहे और रिकॉर्ड, उसकी वजह ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, फिर लेक्चर हम नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे बीच बीच में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, बार बार रिपीट करवा रहे होते हैं। तो एक सेशन जो है वो अगर मैं इतना ही लेक्चर रिपीट करवाऊँ लाइव सेशन पे बैठ के, तो तकरीबन जो है वो फिर 2-3 घंटों पे चला जाएगा, जिसमें से सिर्फ 1 घंटे का आपका लेक्चर है, 55 मिनट्स राउंड अबाउट हो गए हैं। तो बाकी उसमें से इतना टाइम जो है वो बच्चों का वेस्ट होगा, तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसलिए हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं और क्वेश्चंस को जो है हम पर्सनली देख रहे हैं कि किसी भी बच्चे का हो तो हम वो गूगल मीट के ऊपर जाके उनकी क्लासेस रिकॉर्ड जो है वो ले लेते हैं और उनको चीज़ें जो है वो हम एक्सप्लेन करवा देते हैं, जो उनकी क्वेरीज उनको हम हल कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो है आपको जो है टेस्ट भी होंगे, आपके जो है वो MCQs टेस्ट भी होंगे। अभी तो आज के जो है टॉपिक इसके अंदर भी बहुत सारे MCQs आ सकते हैं, MPT टेस्ट के अंदर भी, बाकी भी। और तो वो सारी क्वेरीज़ भी हम देखते हैं इसके अंदर ही, और इस तरीके से ये चीज़ें जो है हमारे साथ चलेंगी। एंड थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे अपने CSS एस्पायरेंट्स के साथ, और दुआ में याद रखिए।